नमस्कार बच्चों। ये आपका संस्कृत साहित्य इतिहास पुस्तक का प्रथम अध्याय है, जिसमें संस्कृत भाषा के उद्भव एवं विकास के बारे में बताया गया है। तो आपको यहाँ पे संस्कृत भाषा से संबंधित पूरी जानकारी मिलेगी कि हमने कहाँ से शुरू हुआ, कौन सा काल है। तो इस तरह से, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके पेपर के हिसाब से, और ज़्यादा लेंथी नहीं है, थोड़ा लंबा ज़रूर चलेगा ये लेसन, क्योंकि इसमें पूरा व्याख्यात्मक हमें करना पड़ेगा। तो इसलिए पूरा देखें इस वीडियो को, जिससे कि आपको इस लेसन का हर पॉइंट समझ में आ सके और परीक्षा में आप उसको पूरा कर पाएँ, कि आपको कोई भी कहीं से भी पार्ट पूछा जाता है क्वेश्चन का तो आप वहाँ समझेंगे। इसमें हम कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी बताएंगे आपको। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि आप साथ में एक अपनी कॉपी लेकर बैठें, रफ़ कॉपी हो चाहे, जिसमें आप उन पॉइंट्स को नोट करते रहें, क्योंकि हो सकता है वो बाद में फिर हम भूल जाते हैं। एक बार तो हमें होगा कि याद है, लेकिन बाद में हम उसको भूल जाएंगे। तो हम अपना पाठ शुरू करते हैं। संस्कृत भाषा उद्भव एवं विकास। संसार की उपलब्ध भाषाओं में संस्कृत प्राचीनतम है, यानी कि सबसे पुरानी है। इस भाषा में प्राचीन भारतीय सभ्यता और संस्कृति का बहुत बड़ा भंडार है। वैदिक काल से लेकर आधुनिक काल तक इस भाषा में रचनाएं होती रही हैं, साहित्य लिखा जाता रहा है। जिन दिनों लिखने के साधन विकसित नहीं थे, उन दिनों भी इस भाषा की रचनाएं मौखिक परंपरा से चल रही थी। कि जिस समय हमारे पास कागज़ नहीं था, पेन नहीं था, कॉपी नहीं थी, तो तब संस्कृत का जो विकास था, जो कैसे चल रहा था, वो मौखिक परंपरा में। कि जैसे गुरु के पास ज्ञान था, गुरु को जो कंठस्थ था उसने अपने शिष्य को दिया, शिष्य ने आगे अपने शिष्य को, तो पूरा जो परंपरा है वो ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही थी। उस परंपरा की रचनाएं जो आज बची हैं अक्षरशः सुरक्षित हैं। यही नहीं, उनके उच्चारण की विधि भी पूर्ववत है, क्योंकि संस्कृत विषय के अंदर उच्चारण का मुख्य ध्यान रखा जाता है। तो उनमें सबसे मेन बात यही होती थी कि उच्चारण देखा जाता था। तो वो उच्चारण जैसा उस समय था ऐसा ही आज भी लिखा गया है, उसमें कोई मौलिक परिवर्तन नहीं हुआ है। संस्कृत भाषा को देववाणी या सूरभारती कहा जाता है। कि हम इसको अगर कई बार पूछ ले कि देववाणी या सूरभारती किसे कहा जाता है, तो वो संस्कृत को कहा जाता है। इस भाषा में साहित्य की धारा कभी नहीं सूखी। यह बात इसकी अमरता को प्रमाणित करती है, कि जो साहित्य की धारा है वो हमेशा इसमें चल रही है। मानव जीवन के सभी पक्षों के समान रूप से प्रकाश डालने वाली इस भाषा की रचनाएं हमारे देश की प्राचीन दृष्टि को व्यापकता सिद्ध करती हैं। वसुदैव कुटुंबकम, यानी कि पूरा पृथ्वी ही हमारा परिवार है, का उद्घोष संस्कृत भाषा साहित्य की ही देन है। इस संस्कृत के अंदर ही हमें पूरे पृथ्वी को अपना परिवार बताया गया है। तो इसमें देखो, हमें इस पहरे में क्या क्वेश्चन मिला सबसे पहले, कि संस्कृत को देववाणी या सूरभारती कहा जाता है। ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लें। संस्कृत भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर नोट कर लें कि जो संस्कृत भाषा है वो वैज्ञानिक दृष्टि से भारोपीय परिवार की भाषा है। कई बार हमसे पूछा जाता है, पूछा जाएगा भी, कि ये किस भाषा परिवार की भाषा है, तो वो है भारोपीय भाषा परिवार की। और उनके साथ में क्या, ग्रीक, लैटिन, अंग्रेज़ी, रूसी, फ्रांसीसी, स्पेनी आदि यूरोपीय भाषाएं भी इस परिवार की भाषाएं कही गई हैं। यही कारण है कि इन भाषाओं में संस्कृत शब्दों जैसी ही ध्वनि और अर्थ वाले अनेक शब्द मिलते हैं। ईरानी भाषा तो संस्कृत से बहुत अधिक मिलती है। पिछले 200 वर्षों में यूरोपीय विद्वानों ने संस्कृत का पर्याप्त साधन इन भाषाओं से तुलना के आधार पर किया है। इस दृष्टि से संस्कृत भाषा विदेशों में अत्यधिक आदर पा चुकी है। आज भी यूरोपीय भाषाओं का ऐतिहासिक अध्ययन करने के लिए संस्कृत का अनुशीलन विदेशी शिक्षा संस्थाओं में भी अनिवार्य रूप से किया जाता है, क्योंकि हमें पता है बहुत से विश्वविद्यालय हैं जो विश्व में, जहाँ पर संस्कृत का अध्ययन किया जाता है। हमारे देश की प्राय सभी आधुनिक भाषाएं संस्कृत से जुड़ी हैं। हिंदी, मराठी, गुजराती, बांग्ला, ओडिशा, असमिया, पंजाबी, सिंधी आदि भाषाएं भी इससे विकसित हुई हैं। देखो, एक उदाहरण दिया गया है यहाँ पर एक,
कि जैसे संस्कृत में अस्थि होता है, आपको पता है अस्थि का अर्थ क्या होता है, और लेटिन में उसको बोलते हैं एस्त, फारसी में अस्त। तो इस तरह से समानार्थी में सभी एक दूसरे से ही शब्द निकले हुए हैं। तो इस तरह से इन भाषाओं में समानता है, समानार्थक हैं ये सब, अस्थि, एस्त और अस्त। ठीक है। दक्षिण भारत की तमिल, तेलुगु, कन्नड़ तथा मलयालम में भी संस्कृत के बहुत से शब्द मिलते हैं। ये बात आपको मुख्यतः पता होनी चाहिए कि अगर हम दक्षिण भारत में किसी हिस्से में हैं तो अगर हमें संस्कृत आती है तो हम सामान्यतः वहाँ अपनी बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि जो तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम है वो संस्कृत से आपस में मिलते जुलते शब्द हैं बहुत से। अगर हम या तो इंग्लिश या हिंदी से बेहतर हम संस्कृत में बातचीत कर सकते हैं, जिन्हें इन भाषाओं ने अपने ढंग से अपनाया है। इसी प्रकार दक्षिण भारत की इन द्रविड़ भाषाओं से संस्कृत ने भी समय समय पर अनेक शब्द लिए हैं तथा उन्हें अपने रूप में ढाल लिया है। यही कारण है कि पृथक भाषा परिवारों की होने पर भी दोनों का परस्पर सामंजस्य है। संस्कृत भाषा ने राष्ट्र की एकता के लिए बहुत बड़ा कार्य किया है। संस्कृत भाषा ने राष्ट्र की एकता के लिए बहुत बड़ा कार्य किया है। विष्णु पुराण की उक्ति है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद् भारतम प्राहुर्भारती यत्र संततिः। अर्थात जो देश यानी कि जो वर्ष समुद्र हिंद महासागर के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में अवस्थित है उसे पहले के लोगों ने भारत कहा है, क्योंकि जो हमारा भारत देश है वो कहाँ पर है, हिंद महासागर के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में स्थित है। वहाँ की प्रजा भारतीय यानी कि भारतीय कहलाती है। देखो विष्णु पुराण की उक्ति है ये, जिससे आप समझ सकते हैं कि कितना पुराना संस्कृत में कितना ज्ञान है हमारी, कि उसमें उस समय बता दिया गया स्थिति कैसी है, कहाँ है, क्या है। तो यहाँ पर हम संस्कृत भाषा सहस्त्र वर्षों से चली आ रही है। इस अवधि में इसका रूप परिवर्तित होता रहा है। भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार आधुनिक भाषाओं तक इसके विकास की प्रक्रिया इस प्रकार चल रही है। अब ये देखेंगे हम काल क्रमानुसार कि जो किस समय में क्या विकास हुआ। जो प्राचीन आर्य भाषा काल है वो कब से कब तक माना जाता है, 6000 ईस्वी से 6000 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी पूर्व। क्योंकि हमें पता जो ईस्वी पूर्व का समय है वो उल्टा चलता है, क्योंकि जैसे अभी हम 2020 में चल रहे हैं तो अगर हम 2020 पहले जाएंगे जहाँ 1 से शुरुआत, तो उससे पहले भी ऐसा नहीं है कि 2020 से पहले दुनिया नहीं थी, तो तब भी था। तो वहाँ पर उससे पहले हम जो समय देखते हैं तो उसको हम ईस्वी पूर्व लिखते हैं, तो इसलिए वो उल्टा चलता है। जैसे हम मैथ में लिखते हैं एक तरफ 1 2 3 4, दूसरी तरफ -1 -2 -3 -4, इस तरह से। तो वहाँ पर 6000 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी पूर्व। इस काल में वैदिक भाषा और प्राचीन संस्कृत भाषा के विकास की प्रक्रिया चलती रही। इसको हम क्या बोलते हैं, प्राचीन आर्य भाषा काल। परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा प्राचीन आर्य भाषा काल का समय क्या माना गया है, क्योंकि देखो माना गया है ये चीज़, क्योंकि ये कई जगह भिन्न भिन्न मत होते हैं इन पर, तो इसलिए ऐसा बताया था कि प्राचीन आर्य भाषा काल का समय क्या माना गया है, 6000 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी पूर्व। उसके बाद था मध्यकालीन आर्य भाषा काल, तो ये कब से है, 800 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी, यानी कितना समय है इसका, 800 प्लस में 1000 यानी कि 1800 वर्षों का समय जो है वो किसका है, समझ लें अच्छे से, ईस्वी पूर्व और ईस्वी, यानी कि 800 इधर से यहाँ से और इधर से 1000, तो 1800 जो वर्षों का समय है वो है इसका मध्यकालीन आर्य भाषा काल का। इस काल में पाली, प्राकृत तथा अपभ्रंश भाषाओं का विकास हुआ। शिक्षित समाज में संस्कृत का प्रयोग होता रहा तथा अधिकांश प्रमाणिक ग्रंथ उसी समय में लिखे गए। इस काल में जन सामान्य में संस्कृत भाषा का प्रयोग बहुत अधिक नहीं रहा, किंतु उसके प्रति सम्मान का भाव पूर्ववत बना रहा। तो उसके बाद आधुनिक आर्य भाषा काल आता है। देखो सबसे पहले प्राचीन, फिर मध्य और फिर आधुनिक। तो वो कब से है, 1000 ईस्वी से अब तक, यानी कि कितना समय हो गया, अब कितना है 2020, यानी कि 1020 वर्ष हो गए इस आधुनिक आर्य भाषा काल इसको माना जाता है। इस काल में विभिन्न प्रदेशों में बोली जाने वाली अपभ्रंश भाषाओं से आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास हुआ। द्राविड़ परिवार की भाषाओं को छोड़कर हिंदी, मराठी आदि उपयुक्त सभी भाषाएं इसके अंतर्गत हैं।
इन सभी भाषाओं में पर्याप्त साहित्य रचा गया। इस काल में भी संस्कृत भाषा द्वितीय युग के समान शिक्षित जनसमुदाय में प्रचलित रही। इसमें रचनाएं भी होती रही। प्रादेशिक भाषाओं में भी मुख्यतः ग्रंथ लेखन का कार्य उन्हीं लोगों ने किया जो संस्कृत के पंडित थे। देखो यहाँ पर हमारे मन में एक हमेशा मतभेद होता है कि पंडित जो संस्कृत भाषा में शब्द प्रयोग है तो वो विद्वान के लिए प्रयोग किया गया है कि जो विद्वान थे, क्योंकि कई बार हम विपरीतार्थक शब्द भी पढ़ते हैं कि पंडित और उसके सामने लिखा होता है मूर्ख, यानी कि पंडित जो है विद्वान है और उसका उल्टा क्या होगा, मूर्ख। तो यहाँ कोई जाति संबंधित नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ ये होता है कि जो विद्वान थे संस्कृत के, क्योंकि संस्कृत भाषा के अभाव में शिक्षा की कल्पना ही नहीं हो सकती। इस काल में विदेशी शासन का आरंभ हुआ जिससे तुर्की, अरबी और फारसी भाषा भारत में शासकों द्वारा लाई गई। इनका प्रभाव आधुनिक आर्य भाषाओं के शब्दकोश पर पड़ा जिससे बहुत से नए शब्द इन भाषाओं से आर्य भाषाओं में आ गए। संस्कृत भाषा इस आदान प्रदान से अधिक प्रभावित नहीं हुई। भाषा के रूप, भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के हमेशा दो रूप होते हैं, एक व्यवहारिक और दूसरा जो साहित्यिक भाषा। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए भाषा के दो रूप होते हैं, कौन कौन से, व्यवहारिक और साहित्यिक। व्यवहारिक यानी कि जो हम अपने जन सामान्य की बोलचाल में प्रयोग करते हैं, और साहित्य जिसमें हमारा साहित्य लिखा गया है या लिखा जाता है। तो उसके देखो व्यवहारिक अर्थात बोलचाल में आने वाली भाषा तथा स्थिरता पाने वाली साहित्यिक भाषा। स्थिरता पाने वाली मतलब जब हम बोलते हैं वो कहीं ना कहीं बदलाव आता रहता है। अगर कोई कहीं किसी प्रदेश से आया है दूसरे प्रदेश में तो वो आपस में उसकी भाषा जो है वो थोड़ा मिल जाती है आपस में, लेकिन साहित्यिक भाषा जो है वो हमेशा स्थिर रहती है। बोलचाल की संस्कृत भाषा का प्राचीन रूप भास, कालिदास, शूद्रक आदि के नाटकों में प्राप्त होता है। सामान्यतः संस्कृत में जो साहित्य सुरक्षित है वह इसके साहित्यिक रूप का प्रतिनिधि है। निश्चित रूप से बोलचाल की भाषा सरल तथा रूढ़ि मुक्त होती है। वो हम समझते हैं कि जो बोलचाल की भाषा है वो हमारी कैसी होगी, सरल होगी। दूसरी ओर जो साहित्यिक भाषा वो ज़्यादा परिष्कृत और अलंकृत होने लगती है। बोली जाने वाली संस्कृत भाषा व्याकरण और उच्चारण के अनुशासन से मुक्त होकर धीरे धीरे पाली, प्राकृतिक आदि प्रवृत्ति भाषाओं के रूप में बदल गई, जबकि उसका साहित्यिक रूप क्रमशः कठिनाई की ओर बढ़ा। संस्कृत का साहित्यिक विकास कैसे हुआ, कब से हुआ, उसके बारे में जानेंगे अब हम। प्राचीन आर्य भाषा काल में संस्कृत के अनेक रूप मिलते हैं, किंतु इस काल के अंत में जब पाणिनि 700 ईस्वी पूर्व के व्याकरण से उन्हें प्रतिष्ठित रूप मिला तब रूपों की अस्थिरता समाप्त हो गई और भाषा एक ही रूप में स्थिर हो गई। कि जब भाषा का व्याकरणिक रूप बन गया तो संस्कृत भाषा के व्याकरणकार कौन है, वैयाकरण कौन है, पाणिनि जी। तो इस काल के बाद सभी संस्कृत ग्रंथ इसी नियत भाषा में लिखे गए। इसका परिणाम यह हुआ कि संस्कृत की वाचिक धारा पाली, प्राकृतिक और भाषाओं के रूप में परिवर्तित हो गई। संस्कृत का रूप तो आज तक पाणिनि के व्याकरण पर ही आश्रित है, परंतु उसमें अन्य भारतीय भाषाओं के शब्दों का आगमन होता रहा है। क्योंकि अब जो हमारी संस्कृत चल रही है तो पूरा वो पाणिनि व्याकरण के ऊपर आधारित है। पाणिनीय व्याकरण का अनुसरण करने वाली संस्कृत साहित्य को लौकिक साहित्य कहते हैं। इसको देख लें एक बार इस लाइन को दोबारा से। पाणिनीय व्याकरण का अनुसरण करने वाली संस्कृत साहित्य को क्या कहते हैं, लौकिक साहित्य कहते हैं। कई बार आपसे पूछ लिया जाए कि लौकिक साहित्य किसे कहते हैं तो हम क्या लिखेंगे, पाणिनीय व्याकरण का अनुसरण करने वाली संस्कृत साहित्य को लौकिक साहित्य कहते हैं। वस्तुतः इस शब्द का प्रयोग साहित्य से विभिन्न समस्त संस्कृत साहित्य के लिए किया जाता है। इस अर्थ में लौकिक संस्कृत साहित्य रामायण, महाभारत और पुराणों को भी समाविष्ट कर लेता है। भले ही इसमें पाणिनि के नियमों का यत्र तत्र उल्लंघन भी है कि इसमें हमारे जो है रामायण और महाभारत भी लौकिक संस्कृत साहित्य में गिने जाते हैं। संस्कृत में साहित्यिक भाषा की क्रम से दो धाराएं चलती हैं, वैदिक संस्कृत धारा और लौकिक संस्कृत धारा। वैदिक संस्कृत जो हमारी वेदों की संस्कृत है और लौकिक संस्कृत जो हमारी जन सामान्य की संस्कृत है, जिसमें हमारे सामान्यतः रामायण, महाभारत इत्यादि जो पुराण आदि हैं वो ग्रंथ लिखे गए हैं। वैदिक संस्कृत की धारा भी अनेक रूपों में है। प्राचीनतम वेद
ऋग्वेद की भाषा अन्य स्वरतर एक समान नहीं है। अन्य वेदों में जो भाषा का रूप प्राप्त होता है उसमें सरलीकरण की प्रवृत्ति दिखाई देती है। शब्द रूपों और धातु रूपों की अनियमितता तथा अनेकता क्रम से दूर होती जाती है। अन्य वेदों में हमें गद्य भी मिलता है, जबकि पूरी ऋग्वेद संहिता पद्यात्मक है, कि जो ऋग्वेद है वो हमारा पद्यात्मक है। ये भी एक प्रश्न है आपका, इम्पोर्टेंट है, कहीं ना कहीं काम आने वाला है, तो इसको भी हमें स्मरण रखना चाहिए हमेशा कि जो ऋग्वेद है वो क्या है, पद्यात्मक है। संहिताओं के बाद इनकी व्याख्याओं के रूप में ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद ग्रंथ प्राप्त होते हैं। यद्यपि इन सब में सामान्य रूप से वैदिक संस्कृत की प्रयुक्त है, किंतु वह संस्कृत लौकिक संस्कृत की ओर अभिमुख दिखाई पड़ती है। वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत के संधि काल में हमें रामायण तथा महाभारत जैसे ग्रंथ मिलते हैं। इन ग्रंथों की भाषा में वैदिक वाक्यों जैसी सरलता है तथा जटिल शब्द रूपों का अभाव है। इन ग्रंथों की भाषा ने लौकिक संस्कृत साहित्य को विकास का मार्ग दिखाया। इसी काल में संस्कृत व्याकरण के सुप्रसिद्ध लेखक पाणिनि का आविर्भाव हुआ, जिन्होंने अष्टाध्यायी, पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण के लिए पुस्तक लिखी थी अष्टाध्यायी। क्या नाम था उस पुस्तक का? अष्टाध्यायी। इसको याद रख लें, अष्टाध्यायी, यानी कि जिसमें 8 अध्याय हैं। अष्टाध्यायी, इसके अंदर कुल कितने थे? 8 अध्याय थे इसके अंदर। और अगर हम इसमें हर अध्याय में 4 पाद थे, तो कुल 32 पाद थे यहाँ पर, कि हर एक उसके 4 भाग थे। और लगभग इसमें जो है सूत्रों के द्वारा व्याख्या की गई है पाणिनि व्याकरण की। तो सुप्रसिद्ध लेखक पाणिनि का आविर्भाव हुआ, जिन्होंने अपने समय में प्रचलित संस्कृत भाषा का व्यापक अनुशीलन करके अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ में भाषा संबंधी नियम बनाए। देखो, अष्टाध्यायी ये किसकी रचना है? पाणिनि जी की। ये हमसे पूछा जा सकता है कई बार। उन्होंने तुलना के लिए वैदिक भाषा के विषय में भी अपने निष्कर्ष को सूत्र रूप में उपस्थित किया। पाणिनि ने वेदों की भाषा को सामान्य रूप से छंदस और लौकिक संस्कृत को केवल भाषा कहा है। पाणिनि के बाद विकसित संस्कृत साहित्य में उसी भाषा का प्रयोग होने लगा। कवियों और लेखकों की जो शैली, जो भी अंतर रहा हो, भाषा वही रही। अन्य व्याकरणों ने भी पाणिनि के द्वारा स्थापित भाषा को ही मानक स्वीकार कर अपने अपने व्याकरण लिखे। संस्कृत साहित्य के विकास को 4 चरणों में देख सकते हैं। कौन कौन से 4 चरण हैं? वैदिक साहित्य, रामायण महाभारत, मध्यवर्ती संस्कृत साहित्य तथा आधुनिक संस्कृत साहित्य। इन शास्त्र ग्रंथों की रचना सभी चरणों में होती रही है। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से इन चरणों का काल इस प्रकार माना जा सकता है। वैदिक साहित्य का काल क्या माना जाता है? 6000 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी पूर्व। रामायण 800 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी पूर्व, रामायण और महाभारत। और मध्यवर्ती संस्कृत साहित्य जो है 300 ईस्वी पूर्व से 1784 ईस्वी, जिसमें महाकाव्य, नाटक, खंडकाव्य आदि विधाओं के सरल तथा अलंकृत रूप ग्रंथ लिखे गए हैं। और आधुनिक काल जो है वो 1784 से आज तक। इसको देख लें एक बार, इस पहरे को नोट कर लें अच्छे से अलग से, यहाँ से लेकर ये यहाँ तक, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसको याद कर लें कि 4 चरणों में देख सकते हैं कौन कौन से, और उन चारों चरणों का समय क्या है। अब हम वैदिक और लौकिक संस्कृत में भेद को जानेंगे कि कौन वैदिक और लौकिक संस्कृत में क्या भेद हैं। तो संस्कृत भाषा के वैदिक रूप में सभी वेदों की संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद ग्रंथ लिखे गए हैं। इसके लौकिक रूप में वेदों का उपयोग बतलाने वाले वेदांग ग्रंथ, रामायण, महाभारत, नाटक, काव्य, कथा साहित्य, आयुर्वेद आदि से संबंध ग्रंथों की रचना विभिन्न युगों में हुई। वैदिक संस्कृत में मुख्यतः धर्म प्रधान साहित्य की रचना हुई, जिसका उपयोग यज्ञ आदि में होता था। लौकिक संस्कृत में जीवन के अन्य अनेक पक्ष भी मिलते हैं। वैदिक संस्कृत का आरंभ तो पद्य से ही हुआ है, क्योंकि हमें पता है ऋग्वेद सबसे प्रथम ग्रंथ है, आदि ग्रंथ है, तो वो पद्य से है। किंतु धीरे धीरे गद्य का भी साम्राज्य छा गया, कि गद्य का भी प्रयोग होने लगा। पद्य और गद्य से आप समझ ही गए होंगे अर्थ। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दे। कोई भी प्रश्न आपका कहीं से भी डाउट क्रिएट हो रहा है
तो कमेंट में लिख दें, उसको उसका जवाब दे दिया जाएगा। लौकिक संस्कृत में पुनः गद्य की प्रतिष्ठा हुई और गद्य रचना का क्षेत्र सीमित हो गया। गद्य लिखना कठिन माना जाने लगा। वैदिक भाषा के छंदों से लौकिक संस्कृत के छंदों में भी भिन्नता आ गई। इस तरह से वो दोनों अलग अलग हो गए। इस प्रकार संस्कृत के छंदों में अधिक विविधता आ गई। भाषा की दृष्टि से वैदिक संस्कृत लौकिक संस्कृत से बहुत भिन्न है, किंतु यह भिन्नता ऐसी नहीं जैसी संस्कृत और प्राकृत में है। संस्कृत और प्राकृत में ध्वनिगत अंतर का प्राचुर्य है, जबकि वैदिक और लौकिक संस्कृत में ध्वनिगत अंतर शून्य प्राय है, कि यहाँ पर जो विशेष रूप से शब्दगत भेद ही अधिक है। शब्द अलग अलग हैं। अगर आप इस समय जो लौकिक संस्कृत को पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप कोई वेद को उठाओगे पढ़ना चाहोगे वहाँ पर, तो आपको वो भाषा थोड़ी कठिन लगेगी, क्योंकि वो वैदिक संस्कृत है और ये लौकिक संस्कृत है। अगर आपको कोई कहे कि आपने इतनी कक्षा तक संस्कृत पढ़ी है, तो आप इसको पढ़कर इसको क्यों नहीं पढ़ सकते, तो आप बता सकते हो कि हमने लौकिक संस्कृत पढ़ी है और ये क्या है, वैदिक संस्कृत है। विशेष दोनों भाषा एक ही भाषा की दो शैलियाँ हैं। दोनों एक ही भाषा की दो शैलियाँ हैं। वैदिक संस्कृत में शब्दरूप संख्या में अधिक हैं, लौकिक संस्कृत में कम हैं। जैसे संस्कृत शब्दरूप गंतुम जाने के लिए है, वैदिक भाषा में इसके अतिरिक्त इसके अर्थ में गंतवे, गमध्ययी, गंतोः इत्यादि कई रूपों में प्रयोग थे। अकारांत शब्दों के प्रथमा बहुवचन में प्रियः, प्रियासः जैसे दो रूप वैदिक संस्कृत में थे। तृतीय बहुवचन में भी प्रिय ही प्रिय भी जैसे ही दो रूप यहाँ थे। लौकिक संस्कृत में ये कम होकर केवल प्रिया और प्रिय ही रह गए, कि जो वैदिक है उसमें ज़्यादा शब्द हैं और लौकिक में कम शब्द हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अच्छा ही हुआ, कम है ज़्यादा नहीं है, तो उसमें वहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा है यहाँ से। इस प्रकार दोनों भाषाओं में मुख्य अंतर वैदिक भाषा में शब्दों के वैकल्पिक रूपों की अधिकता और लौकिक संस्कृत भाषा में शब्दों के वैकल्पिक रूपों की न्यूनता है। आधुनिक आर्य भाषाओं से संस्कृत का घनिष्ठ संबंध है। ऊपर कहा गया है कि संस्कृत भाषा से ही प्राकृत भाषाओं का विकास हुआ। ये भाषाएं जन सामान्य में प्रचलित हुई। संस्कृत नाटकों में भी इनका प्रयोग कुछ पात्रों के संवाद के रूप में होने लगा। इसमें स्वतंत्र ग्रंथ भी लिखे गए, जिसमें काव्यों की संख्या अधिक थी। उधर प्रारंभिक बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखा गया। जैन धर्म के ग्रंथ अर्धमागधी प्राकृत का एक भेद के में लिखे गए। प्रथम शताब्दी ईस्वी के बाद से इन धर्मों के ग्रंथ संस्कृत में भी लिखे जाने लगे। प्राकृत का जो विकास है उत्तरी और मध्य भारत के विविध क्षेत्रों में विभिन्न रूपों में हुआ। इसलिए प्राकृत के महाराष्ट्र, सौरसेनी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मागधी पूर्वी भारत, अर्धमागधी पूर्वी उत्तर प्रदेश और पैसाची सिंधुर पश्चिमोत्तर भारत में ये मुख्य भेद हैं, जबकि उपभेदों की संख्या अधिक है। ये यहाँ से इसको भी नोट कर लें आप अपनी कॉपी में अलग से, कि जो ये बताया गया है आपको, प्राकृत, सौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी और पैसाची। इन प्राकृतों से उन नामों वाली अपभ्रंश भाषाओं का विकास हुआ। ये भी विभिन्न क्षेत्रों से संबंध हुई। इस काल में संस्कृत शब्द रूपों की विभक्तियों को मूल रूप शब्द से पृथक किया गया तथा नए नए विभक्ति चिन्हों का विकास हुआ। अक्षेत्रीय अपभ्रंश भाषाओं ने पृथक पृथक आधुनिक आर्य भाषाओं का जन्म दिया। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से मराठी, सौरसेनी से हिंदी, खस अपभ्रंश से पहाड़ी, ब्राह्मण से गुजराती और सिंधी, मागधी से बिहार की भोजपुरी, मैथिली और मगही के अतिरिक्त बंगला, ओडिया और असमिया तथा अर्धमागधी से पूर्वी उत्तर प्रदेश की बोलियां निकली। तो यहाँ पर ये पूरी सभी बोलियों के बारे में बताया गया, कहाँ से कौन सी किस बोली का विकास हुआ। इस प्रकार आधुनिक आर्य भाषाएं संस्कृत से विकसित है। संस्कृत का व्यापक प्रभाव इन सब पर है। तो ये हमारा संस्कृत साहित्य का उद्भव विकास का पहला भाग था इस पाठ का, क्योंकि अगर हम एक वीडियो में इसको कवर करें तो थोड़ा लंबा हो जाता है। तो अगला वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि उसमें आपके प्रश्न वगैरह भी शामिल होंगे और जो मुख्य कवर होगा। थोड़ा सा आपको अगर बोरिंग महसूस होता है तो उस वीडियो को PDF के तौर पर भी पढ़ें साथ में और अपनी बुक से देखते रहें, लेकिन आपको वीडियो से उसको समझने में आसानी रहेगी।
तो सभी बच्चे उसका दूसरा भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो सभी बच्चे अपना तैयारी करते रहें। इसको आप वीडियो को सिर्फ सुनना है, आपको देखना है, समझना है, लिखना नहीं है। अभी फ़िलहाल जो आपको पॉइंट्स बताए गए हैं वही नोट करें। इसके अलावा आप जो सेकंड भाग के बाद हम कुछ प्रश्न उत्तर अभ्यास देखेंगे, उसको आप लिखने का प्रयास करेंगे। अभी सिर्फ एक रफ कॉपी लेकर बैठें और उसको साथ में नोट करते रहें। तो सभी बच्चों को धन्यवाद और अपनी पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।